हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनाइजिंग के डेफिनेशन, टाइप्स और स्पैन ऑफ मैनेजमेंट और हायरार्की के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, लेकिन बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, लेकिन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से इस टॉपिक को पढ़िए और इसको याद कर लीजिए, क्योंकि ये शॉर्ट में आने की उम्मीद है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड द ग्रुपिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ इंटरप्राइज एंड इस्टेब्लिशिंग द अथॉरिटी रिलेशनशिप एमंग देम फॉर द रियलाइजेशन ऑफ द डिज़ायर गोल। तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज करना। मतलब एक आपको कोई एक्टिविटी करानी है तो एक ग्रुप में उस एक्टिविटी को बांटना कि किस तरीके से उनसे वो काम कराना है। ठीक है, तो उसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं और एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं अथॉरिटी और उन लोगों के बीच में, ताकि उनको पता रहे कि अगर हमें कोई दिक्कत होगी तो हम किससे हेल्प लेंगे। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को हम एक बड़े ग्रुप में बांट देते हैं ताकि उस गोल को अचीव किया जा सके, और उन लोगों को उनकी अथॉरिटी के बारे में बता देते हैं ताकि उनको कोई प्रॉब्लम हो तो वो उनसे कंसल्ट करके उस चीज़ को अचीव कर लें। क्लियर हुआ? तो ऑर्गेनाइजिंग में ये होता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, एक होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो इट रिफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विच इज डिजाइन बाय द मैनेजमेंट टू कंप्लीट द पर्टिकुलर टास्क। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ये होता है कि जो मैनेजमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है और उसमें आपको आपके टारगेट्स दिए जाते हैं, उसमें आपके अथॉरिटीज़ होते हैं, वो आपको बताते हैं कैसे काम करना है। तो ये सब एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है। जैसे आप कोई एक एग्जीक्यूटिव है, उसका सीनियर मैनेजर कोई है सेल्स मैनेजर, अब उस सेल्स मैनेजर का सीनियर सेल्स मैनेजर, अगर ऐसे हायरार्की है तो अब उस तीन लेवल को बोलेंगे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अगर एग्जीक्यूटिव को कोई प्रॉब्लम होगा तो वो सेल्स मैनेजर से बात करेगा, सेल्स मैनेजर को कोई प्रॉब्लम होगा तो सीनियर सेल्स मैनेजर से बात करेगा। तो ये होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मली आप कैसे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हो ये आपको सिखाता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब हम लोग बात करेंगे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? ये पार्ट होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। जैसे आप हैं, आपका सेल्स मैनेजर आपका सीनियर है, फिर उससे सीनियर आपका सीनियर सेल्स मैनेजर है। अब आपका जो सीनियर सेल्स मैनेजर है वो आपसे इनफॉर्मली बात कर रहा है, आपसे हेलो कर रहा है, ठीक है, आपसे फ्रेंडशिप बना रहा है। तो ये हो गया इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे कोई भी हम चेन को फॉलो नहीं करते हैं, यहाँ पे किसी से भी हम कुछ भी बात कर लेते हैं। तो ये भी मैनेजमेंट में होता है। हम ये नहीं कह सकते कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं करना चाहिए। ये भी एक मैनेजमेंट का इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू नहीं हो पाते हैं, इनफॉर्मल के थ्रू हो जाते हैं। हम अब कोई हमारा मैनेजर है, हमको कोई ऑफिशियली ऑर्डर दिया, हमने वो काम नहीं किया, लेकिन उसने फ़ोन करके अरे भाई ये कर दो ऐसे बोल दिया, तो हमको लगा अरे कोई नहीं हम कर देंगे। तो ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। इसीलिए हम लोग बोलते हैं जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है? वो ओरिजिनेट तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से ही हुआ है। जब आप उस ऑर्गेनाइजेशन में पहुँचे तब ना आप अपने बॉस को जाने, फिर उसके बॉस को जाने, फिर उसके बॉस को जाने। अब वहाँ से वो दोस्ती आपकी हो गई तो वो इनफॉर्मल हो गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर हो गया? अब आते हैं नेक्स्ट, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। इट refers to the number of workers that are under direct control of the supervisor. The number of the level of the management is determined by the span of management. स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? एक मैनेजर की कितनी पावर है, उसके अंडर में कितने वर्कर्स वर्क कर रहे हैं, तो वो उसका स्पैन होता है कि उसकी मतलब एक तरीके से वो कितने दूर तक फंक्शन कर सकता है। तो जितने दूर तक उसके लोग फैले हुए हैं उतने दूर तक वो फंक्शन कर सकता है। इसी को बोलते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। मतलब एक मैनेजर के अंदर कितनी पावर है, कितने वर्कर्स उसके अंडर में वर्क कर रहे हैं। तो ध्यान से समझिए, इट रिफर्स टू द नंबर ऑफ वर्कर डैट आर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ सुपरवाइजर। मतलब उसके डायरेक्ट कंट्रोल में होने चाहिए, और प्लस द नंबर ऑफ द लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज डिटरमाइंड बाय द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। तो लेवल्स जो होते हैं वो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट देख के डिवाइड किया जाता है। एक मैनेजर के अंदर में 100 लोग 200 लोग को नहीं रखा जाता, उतना ही रखा जाता है जितना उसको वो मैनेज कर सके, जितनी उसकी कैपेबिलिटी है। इसीलिए कभी भी किसी भी मैनेजर को पावर देने से पहले
उसका स्पैन ऑफ मैनेजमेंट देखना चाहिए कि वो उतना कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट के हिसाब से उनको वर्क असाइन किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं हेरारकी। हेरारकी वर्ड आप मैनेजमेंट में बहुत सुनेंगे। होता क्या है हेरारकी? हेरारकी इज द रैंकिंग ऑफ द जॉब पोजीशन ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेटिव जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मतलब हेरारकी मतलब ये एक रैंकिंग होती है। जैसे कोई फर्स्ट रैंक, किसी को फर्स्ट रैंक दे दिया, किसी को सेकंड रैंक दे दिया, किसी को थर्ड रैंक दे दिया, इसी को हेरारकी कहते हैं। तो हेरारकी मैनेजमेंट में क्या यूज़ होता है? टॉप लेवल, मिडिल लेवल और बॉटम लेवल। टॉप लेवल में कौन आते हैं? सीईओ आते हैं, जो कंपनी का डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं। सेकंड क्या बनता है हमारा? मिडिल लेवल। मिडिल लेवल में कौन होते हैं? जो टॉप लेवल वाले बताते हैं वो मिडिल लेवल वाले बॉटम लेवल से करवाते हैं। तो मिडिल लेवल जो होते हैं एग्जीक्यूशन का काम करते हैं, और जो फाइनली बॉटम लेवल पे होते हैं वो उस काम को करते हैं। पिरामिड शेप क्यों बनाया गया है? क्यों रेक्टेंगल शेप नहीं बनाया गया? क्यों स्क्वायर शेप नहीं बनाया गया? क्यों? पिरामिड में क्या ऊपर छोटा होता है, नीचे बड़ा होता है। सीईओ और प्लानिंग वाले लोग कम होते हैं, तो टॉप में कम होते हैं, उसके बाद थोड़े से ज़्यादा होते हैं, और रूट लेवल पे बहुत सारे लोग होते हैं। तो इसीलिए इसको पिरामिड एक ट्रायंगल शेप में इसको दिखाया जाता है, हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट को। तो हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट ये हुआ इसका पॉइंट। तो सारे पॉइंट्स को बढ़िया से बना लीजिएगा, क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि इसके 2 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।